देखो सीजियम सीएल, इनका जो रेशियो मिल रहा है वो रेशियो कितना है, 8:8 हो रहा है। मीन्स जो सीजीएम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8 होगा और सीएल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। इनका जो ऑब्जर्व वैल्यू मिली है, ऑब्जर्व वैल्यू मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जर्व वैल्यू इनकी जो मिली है एक्सपेरिमेंट करके वो आर सीजीएम प्लस अपॉन आर सीएल माइनस नियर अबाउट इक्वल टू 0.93, ये एक्सपेरिमेंट करके मिली है। और ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा मिली है ये किसके क्लोज पैटर्न पे है, ये किसका रेडियस रेशियो को इंडिकेट कर रहा है, क्यूबिकल का, क्यूबिकल का, क्योंकि क्यूबिकल का 0.773 समथिंग होता है। और इसमें जो वाइड्स बनने वाले हैं वो कौन सा वाइड्स बनेंगे, क्यूबिकल वाइड्स बनेंगे, ये क्यूबिकल वाइड्स बनेंगे, क्यूबिकल वाइड्स बनेंगे। ओके, ये क्यूबिकल वाइड्स बन गए। ओके, क्यूबिकल वाइड्स में जो आपने रेडियस रेशियो का जो रेंज देखा है क्यूबिकल वाइड्स में वो 0.73 है, 0.732 है। और ये वैल्यू उससे ज्यादा आ रही है, इसका मतलब जो आयंस होंगे उस वाइड्स में फिट नहीं होंगे, नॉट परफेक्टली फिटेड, नॉट परफेक्टली फिटेड, ये फिट परफेक्ट नहीं होंगे, नॉट परफेक्टली फिटेड। क्यों, क्योंकि इनका रेशियो 0.93 है, इसका रेशियो 0.732 है, नॉट परफेक्टली फिटेड है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है, आपने देखा कि ये तो श्योर हो गया कि जो हमारा Cl माइनस है, जो हमारा Cgm प्लस है, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसकी साइज स्मॉलर है, इसकी साइज ज्यादा है, इसकी साइज बड़ी है। तो हम लोग साइज के परस्पेक्टिव बात करते हैं, साइज ऑफ Cgm प्लस इज लेस देन Cl माइनस। जिसकी साइज छोटी है वो कहाँ पे होगा, इन वाइड में होगा। कौन सा वाइड बन रहा है, क्यूबिकल वाइड बन रहा है, ये क्यूबिकल वाइड बना रहे हैं, क्यूबिकल वाइड। और क्यूबिकल वाइड की बात करें तो मैंने आपको भी एक चीज बताया कि सिंपल क्यूब की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सिंपल क्यूब में बेटे हम लोग पढ़े हैं क्यूब का अरेंजमेंट ऑफ एटम के आधार पे क्यूब हम लोग 4 टाइप्स की स्टडी किए हैं। एससीसी सिंपल क्यूब, एससी के बारे में पढ़े हैं, बॉडी सेंटर के बारे में पढ़े हैं, एंड सेंटर के बारे में पढ़े हैं, फेस सेंटर के बारे में पढ़े हैं। लेकिन हमारा क्यूबिकल वाइड सिर्फ सिंपल क्यूब में बनता है, ऐसा क्यों, चलिए सिंपल क्यूब में क्यों बनता है उसको मैं आपको बता दूं। हमने यहाँ पे सिंपल क्यूब का मतलब ये हुआ कि एक यूनिट सेल बनाएंगे, उसमें सारे कॉर्नर पे एटम को रख देंगे, दैट इज सिंपल क्यूब। ये जब सारे कॉर्नर पे एटम को मैं रखा, सारे कॉर्नर पे एटम मैंने रखा, तो 4 एटम ऊपर हो गए, 4 एटम नीचे हो गए। अब ये जो चारों एटम्स हैं, 4 एटम हैं, ये एक दूसरे के कनेक्ट में है, क्लोज कांटेक्ट में है। मीन्स ये इससे कांटेक्ट में है, ये इससे कांटेक्ट में है, ये इससे और ये इससे कांटेक्ट में है। और यही नहीं, ये भी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। और यही नहीं, ऊपर और नीचे के एटम भी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। मैंने आपको इसको बता दिया था, आइए फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं। अगर मैं इन ऊपर वाले के बारे में बताऊं, ये ऊपर वाला है और ये सपोज करो ये नीचे वाला अरेंजमेंट है। अगर मैं नीचे वाले के अरेंजमेंट में दिखाऊं तो ये एटम ऐसे लगे हुए हैं, ये एटम ऐसे लगे हुए हैं, ये 4 एटम ऐसे लगे हुए हैं। अगर मैं ऊपर वाले का अरेंजमेंट दिखाऊं तो ये एटम ऐसे लगे हुए हैं। अब जरा देखिए, ये ऊपर का अरेंजमेंट हुआ और ये वाला जो है नीचे का अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस ऊपर वाले को इस पे फिट कर देंगे। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक अरेंजमेंट इसके जस्ट ऐसे ऊपर ही बन रहा है, इसके जस्ट ऊपर ही बन रहा है ऐसे। तो यहाँ पे एक वाइड जनरेट हुआ, यहाँ पे एक वाइड जनरेट हो रहा है, ये वाला वाइड्स। इस वाइड को हम लोग क्या नाम देंगे, क्यूबिकल वाइड नाम देंगे, क्यूबिकल वाइड, ये क्यूबिकल वाइड है। तो ये वाइड्स कहाँ पे बनेंगे, बीचों बीच, बॉडी के जस्ट बीचों बीच बनेंगे। ये इसको हम लोग बोल सकते हैं बॉडी सेंटर में बनेगा। और अगर सपोज करो इसी क्यूबिकल वाइड्स में मैं सीजियम प्लस को रख रहा हूँ, किसको रख रहा हूँ, सीजियम प्लस के आयन को मैं रख रहा हूँ, तो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा।
क्यों 8 हो जाएगा? क्योंकि ये ऊपर और नीचे के एटम को, नीचे वाला एटम 1 2 3 4 है और ऊपर का भी एटम कितना है 5 6 7 और 8 है, 8 एटम से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। अब मैं अगर सपोज करो फेस सेंटर्ड की बात करूं, बॉडी सेंटर्ड की, तो बेटे अगर मैं फेस सेंटर लेता हूं तो फेस में एटम को रखूंगा, और जब फेस में एटम को रखूंगा तो ये चारों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो पाएंगे, और जब ये चारों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो पाएंगे तो वहां पे क्यूबिकल वाइड्स नहीं बन पाएगा। या फिर मैं इंड सेंटर ले लेता हूं तब भी वहां पे क्यूबिकल वाइड्स जनरेट नहीं हो पाएगा। क्यूबिकल वाइड्स जनरेटेड ओनली किसमें होगा? सिंपल क्यूब में। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? अगर बीच में एटम को रख लिया, सपोज करो बीच में एटम को रख लिया, अभी तक मेरा अरेंजमेंट बेटे ऐसे चल रहा था, ऐसे, और सपोज करो ये 4 एटम ऐसे ऊपर वाले हैं, और अगर मैंने सपोज करो बीच में एटम को रख लिया, इसी साइज के मैंने बीच में एटम को रख लिया सिंपल क्यूब के रूप में, जिसको हम लोग फेस पे कर रहे हैं, फेस पे एटम को यहाँ पे रख लिया। अब ये चारों, और इस एटम को मैंने क्या किया? प्रेस कर दिया, इसको मैंने दबा दिया, तो ये चारों एटम एक दूसरे के क्या होंगे? कांटेक्ट से दूर हो जाएंगे। ये चारों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट से दूर हो जाएंगे बेटे, ये चारों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट से दूर हो जाएंगे। क्यों दूर हो गए? क्योंकि यहाँ पर फेस वाला एटम क्या किया? एक दूसरे के एटम को दूर कर दिया, ये फेस वाला एटम। तो जब मैं फेस में एटम को रख दूंगा, फेस सेंटर्ड की बात करूंगा, इंड सेंटर्ड की बात करूंगा, या बॉडी सेंटर्ड की बात करूंगा, तो ये एटम एक दूसरे से हट जाएंगे, जिसके कारण वहां पे क्यूबिकल वाइड्स का जनरेशन नहीं होगा। अर्थात ये जो क्यूबिकल वाइड्स जनरेट हो रहे हैं, सीजियम प्लस जो क्यूबिकल वाइड्स में है वो 8 एटम से सराउंड है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अर्थात वो सिंपल क्यूब होगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा क्यूब होगा? सिंपल क्यूब होगा। तो बेटे हम लोग क्या किए हैं, सिंपल क्यूब में हमने ये देखा, ये सिंपल क्यूब बनेगा, आप सिंपल क्यूब बनाएंगे, ये सिंपल क्यूब है। जब आप सिंपल क्यूब बना देंगे, इसमें एटम को सिर्फ कॉर्नर पे रखना है, ध्यान रखिएगा, एटम को मैंने कॉर्नर पे रखा, एटम को मैंने बेटे कॉर्नर पे रख दिया, एटम सिर्फ कॉर्नर पे रखे जाएंगे, जो कि सिंपल क्यूब की बात हो रही है। क्योंकि क्यूबिकल वाइड्स, यहाँ पे जो वाइड्स जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे सारे एटम मिलकर एक वाइड्स जनरेट कर रहा है, दैट्स वाइट इज कॉल्ड क्यूबिकल वाइड्स, ये क्यूबिकल वाइड हो गया। और इसी क्यूबिकल वाइड्स में मैं क्या करूंगा? सीजियम प्लस को ऑक्युपाई करूंगा। और अगर सपोज करो सीजियम प्लस इसी साइज का एटम है, इसी साइज के एटम को मैंने ऑक्युपाई किया, तो उसका जो रेडियस रेशियो है वो क्यूबिकल रेडियस रेशियो जैसा होगा, बट यहाँ पे सीजियम की साइज बड़ी है इस वाइड के कंपेयर में, और अगर मैं बड़े साइज के सीजियम प्लस को इसमें ऑक्युपाई करा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ जाएगी। यही कारण है कि रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि सीजियम नॉट परफेक्टली फिटेड टू द क्यूबिकल वाइड, सीजियम प्लस जो है वो परफेक्टली फिट नहीं कर रहा है। ओके, अब आइए देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं इसके इफेक्टिव एटम की बात करूं, यहाँ पे क्या होंगे? Cl माइनस होगा। अब तो आपको पता हो गया क्यूबिकल वाइड्स में सिर्फ सीजियम प्लस जो होगा उस सिंपल क्यूब के बीचों बीच होगा, और Cl माइनस सारे कॉर्नर पे होंगे। तो कितने इफेक्टिव एटम आ रहे हैं एक क्यूब में सारे Cl माइनस का? तो हम लोग इफेक्टिव Cl माइनस आयन इन वन यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने एटम आ रहे हैं? तो आप कहेंगे 8 कॉर्नर हैं, और 8 कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है, इक्वल टू 1। इसका मतलब सिर्फ एक सीजियम प्लस आ रहा है, एक सीजियम प्लस आएगा तो मीन्स वन यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ वन सीजियम प्लस। Now one cesium plus are neutralized by the one cesium plus नहीं, one Cl minus. One unit cell consists of one Cl minus. Now one Cl minus is neutralized by one cesium plus. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक सीजियम प्लस की आवश्यकता होगी। अब ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे? 1 मोल ऑफ सीजियम Cl। मीन्स आप ये कर सकते हैं एक यूनिट सेल में
एक मोल जो है CgMCl का है, तो आप ये इसका इफेक्टिव नंबर कितना पा गए, 1 पा गए। इसका इफेक्टिव नंबर कितना है बेटे, 1 है। और अभी आपने देखा जब सीजियम को बेटे मैंने इसमें डिप किया, जब मैंने इसमें फिट किया, तो ये कितने एटम से सराउंड है, आपने कहा 8 एटम से सराउंड है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम प्लस का 8 हमको समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं Cl माइनस का, तो Cl माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर बेटे कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस। वैसे अगर ट्रिक के आधार पे चलोगे तो एक Cl माइनस जो है एक सीजियम प्लस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर ट्रिक के आधार पे नहीं चलोगे तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जरा आप सोचो, अगर ये हमारा कॉर्नर वाला आइटम है और कॉर्नर वाला आइटम बेटे 8 क्यूब के टच में रहता है, यही कारण होता है कि ये एक क्यूब में सिर्फ 1/8 ही कंट्रीब्यूट करता है। कॉर्नर वाला एटम 1/8 ही कंट्रीब्यूट करने आता है। क्यों? क्योंकि वो 8 यूनिट सेल से घिरा होता है, और जब ये 8 यूनिट सेल से घिरा होगा तो जाहिर सी बात है ये क्या है, Cl माइनस है, 8 यूनिट सेल होंगे। अगर ये एक यूनिट सेल में सीजियम, एक यूनिट सेल में एक सीजियम प्लस है, 8 यूनिट सेल में कितने सीजियम होंगे, 8 सीजियम प्लस होगा। अर्थात ये Cl माइनस एक तो यहाँ सीजियम प्लस से घिरा हुआ है, एक अगले वाले में घिरा होगा, एक अगले वाले में घिरा होगा, एक अगले वाले में, एक अगले, इस तरीके से 7 और यूनिट सेल होंगे। और उस 7 यूनिट सेल में क्या होगा, सीजियम प्लस होगा, और वो सीजियम प्लस के कांटेक्ट में होगा। इसका मतलब इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 ही हो गया। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेशन, द रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8:8। ये 8:8 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में, अर्थात दो Cl माइनस के बीच में क्या डिस्टेंस है, दो सीजियम प्लस के बीच में क्या डिस्टेंस है, सीजियम Cl के बीच में क्या डिस्टेंस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बात करें। अगर हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात करें, देखिए अगर हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, देखिए अगर मैं इनके डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो इनका जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ भी Cl माइनस है, यहाँ भी Cl माइनस, इनका जो डिस्टेंस होता है ये होता है a, दैट इज एज लेंथ a है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, a हो गया, ओके। और a इक्वल टू हमने प्रूव किया है, क्योंकि ये दोनों एटम जो है नीचे वाले, ये जो दूरी है, ये दोनों जो है एटम जो है या आयंस जो है या Cl माइनस है, ये Cl माइनस और ये Cl माइनस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो कितना है, a है। अगर मैं इनके डिस्टेंस की बात करूं तो न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच की दूरी r, न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच दूरी r, अर्थात a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r, a इक्वल टू 2r हो जाएगा। तो पहला रिलेशनशिप मिला कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट Cl माइनस इज कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 2r, a इक्वल टू 2r, या इक्वल टू a सिर्फ आप कह सकते हैं, ओके। डिस्टेंस बिटवीन, और अगला मैं डिस्टेंस की बात करूं, ये तो इसका डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस बिटवीन, सेकंड पॉइंट इज दैट डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट सीजियम प्लस, दो सीजियम प्लस के बीच की दूरी कितनी होगी, यहाँ पे क्या बना है, सीजियम प्लस बना है, यहाँ पे सीजियम होगा। जरा आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक बॉडी डायगोनल की बात करूं तो क्या होगा, बॉडी डायगोनल आपने पढ़ा, दो सीजियम प्लस, अच्छा अभी इसकी बात नहीं करूंगा, दो सीजियम प्लस ना, तो दो सीजियम प्लस क्या होगा, अगर आप देखें तो ये यूनिट सेल इस तरीके से बनी हुई है। अगर मैं सपोज करो 4 यूनिट सेल की बात करूं
तो चूंकि इसके बगल में कितने यूनिट सेल होंगे, एक यूनिट सेल नीचे जो है 4 यूनिट सेल होंगे, फिर ऊपर भी 4 यूनिट सेल, नीचे भी 4 यूनिट सेल। सपोज करो मैं उसके बगल के यूनिट सेल की बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, अगर इसके बगल के यूनिट सेल की बात कर रहा हूं तो यहां भी सीजीएम प्लस होगा, यहां भी सीजीएम प्लस होगा, यहां भी सीजीएम प्लस होगा, यहां भी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा सीजीएम प्लस, और ये भी क्या है सीजीएम प्लस है, ये भी क्या है सीजीएम प्लस है। तो यहाँ इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, अगर इसके बीच की दूरी a है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो या आप ये कह सकते हैं a या इक्वल टू 2r। समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पा रहे? अरे मैं भाई फिर से बता दे रहा हूँ। अच्छा, इसके बगल में एक यूनिट सेल होगा कि नहीं इसके जैसा? अच्छा, इसके बगल में होगा, इसके सामने भी होगा। अच्छा, इसके बगल में जो होगा वहां पर भी एक इसी तरीके से बॉडी सेंटर्ड में होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वही a होगा। इनके बगल में जब आप यूनिट सेल ऐसे बनाओगे, जो भी यूनिट सेल इसके बगल में बनेगा, जो भी यूनिट सेल इसके बगल में बनेगा, तो वहां भी इसी तरीके से क्या होंगे, उसके बॉडी में एटम होंगे। इनके बीच का दूरी कितना है, ए ही है ना, सारे एज लेंथ समान है ना, ये भी दूरी ए है, ये भी दूरी ए है, ये भी दूरी ए है। इनके बगल के एटम बॉडी सेंटर के बीच की भी दूरी कितनी है, ए है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर हम लोग सीजीएम और सीएल के बीच की दूरी ज्ञात करें, सेकंड थर्ड इज डिस्टेंस बिटवीन सीजीएम प्लस एंड सीएल माइनस इच, इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो बेटे यहाँ पर ये क्या है, ये है सीएल माइनस और ये क्या है सीजीएम प्लस, ये दूरी हमको निकालना है। तो ये कंप्लीट एक दूरी जो होती है बेटे, ये बॉडी डायगोनल की जो दूरी होती है वो √3/2 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3a/, ये पूरी दूरी बेटे √3a होती है। तो यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, √3a/2 हो जाएगी, √3a/। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो होता है, ये इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं 3D नेटवर्क के रूप में होते हैं। वैसे जो है कोवेलेंट अगर बॉन्ड किसी भी कंपाउंड पाया जाता है तो वो लगभग लिक्विड या गैसीय फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनका जो कोवेलेंट होता है वो जाल के रूप में फैला होता है, नेटवर्क के रूप में फैला होता है, इसलिए सॉलिड होते हैं। अगर इनके इफेक्टिव एटम की बात करें तो इफेक्टिव एटम 4+4 के रूप में होता है। 4 जो होगा, ये जो 4 वाला एटम होगा ये कहाँ पे होगा, ये 4 वाला एटम FCC लैटिस में होगा बेटे, FCC लैटिस में होगा, FCC लैटिस में। और ये 4 वाला आइटम कहाँ पे होगा, वाइट्स में होंगे। कहाँ पे होंगे, अल्टरनेटिव वाइट्स में होंगे, अल्टरनेटिव वाइट्स होंगे, अल्टरनेटिव वाइट्स में। अब जरा आप सोचिए, अगर हमारे पास चूंकि ये टेट्राहेड्रल वाइट्स बना रहा है, अगर मैं एक FCC की बात करूं बेटे, एक FCC की बात करूं तो ये एक FCC है, ये FCC है। FCC में हम लोग कहाँ क्या करते हैं, कॉर्नर ऑफ फेस पे एटम को रखते हैं, कॉर्नर ऑफ फेस पे एटम को रखेंगे। चलिए कॉर्नर ऑफ फेस पे एटम को रखिए, ये कॉर्नर के एटम हो गए, और इसके फेस पे भी एटम को मैं रखूंगा कॉर्नर के बाद, ये फेस के एटम हो गए बेटे, ये फेस के एटम हो गए। अब मैंने आपको बताया टेट्राहेड्रल वाइट्स कैसे जनरेट होगा बेटे। टेट्राहेड्रल वाइट्स एक कॉर्नर के एटम, 3 फेस के एटम, ये एक कॉर्नर का एटम आ रहा है, आ नहीं रहा है मतलब वो अपने ही नाम पे है, बट उसकी साइज जो है वो कहाँ तक है, सपोज करो यहाँ, और इसकी साइज सपोज करो यहाँ तक है, इसकी यहाँ तक है, और इसकी यहाँ तक है। तो ये चारों मिलकर, ये चारों आपस में कांटेक्ट में लगे हुए हैं और यहाँ पर एक वाइट्स जनरेट कर रहे हैं, दैट्स वाइट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइट्स। इसी वाइट्स को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ये वाइट्स जो है टेट्राहेड्रल वाइट्स होगा, सॉरी।
टेट्राहेड्रल और इस टेट्राहेड्रल में ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी कार्बन ही होंगे, यहाँ पे भी कार्बन है बेटे, यहाँ पर भी कार्बन, सभी स्थानों पे कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन होगा, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि एक क्यूब में कितने कितने जो है एक क्यूब में कितने टेट्राहेड्रल बाइट्स जनरेट हो सकते हैं, 8 जनरेट होगा, 8 जनरेट होंगे, लेकिन ये कार्बन जो होंगे अल्टरनेटिव बाइट्स में पाया जाएगा, अल्टरनेटिव बाइट्स में पाया जाएगा। चूंकि मैंने आपको बताया था ना कि एफसीसी जो जनरेट करेगा बेटे वो दो तरह का बाइट्स जनरेट करता है, एक टेट्राहेड्रल बाइट्स और दूसरा ऑक्टाहेड्रल बाइट्स। टेट्राहेड्रल बाइट्स ये कितने हैं, 4 है ना, तो टेट्राहेड्रल बाइट्स कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल बाइट्स क्या होगा, एम्प्टी होगा। ऑक्टाहेड्रल बाइट्स कहाँ बनेगा, मैं आपको बताया हूँ, ये एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल बाइट्स होते हैं, यहाँ पे बट कार्बन नहीं पाए जाएंगे, हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है, इसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ टेट्राहेड्रल बाइट्स की बात करेंगे। टेट्राहेड्रल बाइट्स कितने होंगे, 8 होंगे। अल्टरनेटिव क्रम में क्या होंगे, हमारे ये कार्बन अटैच होंगे, ठीक है। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो आइए जनरली ऐसे देख लें, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कार्बन एटम कितना हो जाएगा, टू नियरेस्ट कार्बन एटम दैट इज Rc प्लस Rc, रेडियस ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3a/4, √3a/4, क्योंकि ये जो है ऐसे लिया जाएगा ना, डायगोनल पे लिया जाएगा, फिर बॉडी डायगोनल ये ऐसे लिए जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, √3a/4, आप उस फिगर से समझ सकते हो। अगर बेटे इसकी डेंसिटी की बात की जाए, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें, इफ नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इनटू मोलर मास अपान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू अवोगाद्रोस नंबर, ये फार्मूला होता है। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हैं, अगर कौन सा क्यूब है, एफसीसी है, एफसीसी में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम 4 होते हैं, तो 4 रखेंगे, मोलर मास रखेंगे, वी क्या रखेंगे बेटे, वी इक्वल टू रखेंगे ए क्यू रखेंगे, अगर ए की वैल्यू आपको पता है, ए क्यू रख देंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर इसकी पैकिंग फ्रैक्शन की बात की जाए, ध्यान रखिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इफेक्टिव एटम इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपान क्या होता है, अपान होता है वॉल्यूम, तो यहाँ पे इफेक्टिव एटम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, 4/3 पाई आर क्यू रखेंगे, और वी की वैल्यू कितना रखेंगे, ए क्यू रखेंगे, और ए की जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा आर सी इक्वल टू कितना मिल रहा है, 2Rc इक्वल टू √3a/4 मिल रहा है, तो 1Rc इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1Rc इक्वल टू हो जाएगा 8Rc, a इक्वल टू 8Rc अपान √3, ये हो जाएगा। अब देखो a की वैल्यू इतनी हो गई, हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट कर देंगे, नहीं समझ पाए क्या, क्योंकि हमने ये देखा Rc प्लस Rc इक्वल टू √3a/4 होता है, तो 2Rc इक्वल टू इतना हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8Rc इक्वल टू हो जाएगा √3a, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8Rc अपान √3 हो जाएगा। a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा, डेंसिटी निकाल देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे, ओके, पैकिंग फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। Z की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपान ए क्यू की वैल्यू कितना रखेंगे, 8R अपान √3 का होल क्यू, ये रखेंगे। अब बेटे इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये छोटा आर है ना, तो ये भी आप छोटा ही आर रखो, ये भी छोटा आर रखो, ताकि ये बाद में ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो बेटे 0.34 मिलेगा, दैट इज 34% ही जो है डायमंड जो है, ध्यान रखिएगा बेटे, डायमंड का जो कार्बन होता है वो अपने क्रिस्टल में 34
परसेंट ही पैकिंग कर पाता है, पैकिंग कर पाता है। अर्थात जो इसके अलावा जो बचते हैं वाइड, वो कितने बचते हैं? 66% बचते हैं। इसमें 66% जो होता है वाइड होता है, किसमें? इन केस ऑफ डायमंड। फिर भी ये सॉलिड होता है। अरे भाई इतना स्पेस है फिर भी ये सॉलिड है ना। तो ये सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसमें 3D नेटवर्क, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 3D नेटवर्क के रूप में होता है, इसलिए क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो टेट्राहेड्रल बन रहा है बेटे, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री बन रही है। तो टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसकी होती है? किस हाइब्रिडाइजेशन की होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन की होती है। इसका मतलब इसके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। किसके केस में? डायमंड के केस में। अगर बेटे मैं ग्रेफाइट की बात करूंगा तो ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो सॉफ्ट होता है, ठीक ना। तो ये तो था आपके इसके बारे में।